दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप फंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड एक मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। क्यों इसको हम मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड बोलते हैं, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा। ये फंड 19 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था। ध्रुव भाटिया मैनेज कर रहे हैं इस फंड को, जिनके पास 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। जो बेंचमार्क है इस फंड का है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो भी रिटर्न होगा उसका टारगेट रहेगा कि मुझे निफ्टी स्मॉल कैप 250 के टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट करना। अदरवाइज लोग इंडेक्स फंड में ही पैसा आपका इन्वेस्ट करेंगे, अपना इसमें क्यों लगाएंगे। तो ये इसका टारगेट है। इसका एक्सपेंस रेशियो लेस देन 2% है। और बात करते हैं स्मॉल कैप फंड किनको बोलते हैं, तो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से जो 65% जो भी इनके पास एसेट है उसका 65% स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट करे। स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 251 से लेके 500 तक की जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में रखी जाती हैं। बात करते हैं फंड के ओवरव्यू की, तो इसका जो एयूएम है वो 845 करोड़ का है। और इसमें एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 1 साल से पहले पैसे को रिडीम करते हैं, और 10% जो भी यूनिट होंगी वो आपकी लोड फ्री रहेंगी। मतलब आपके पास 100 यूनिट हैं और 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 10 यूनिट तो आपकी लोड फ्री निकल जाएंगी, इसमें कोई भी लोड नहीं देना पड़ेगा। बाकी जो 90 यूनिट हैं उसके जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू पे आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। बेंचमार्क हमने बता दिया है, निफ्टी 250 TRI है। पोर्टफोलियो टर्न रेशियो है 50%, जिसका मतलब ये होता है कि स्टॉक्स को कितनी बार बाई एंड सेल ये म्यूचुअल फंड कर रहा है, तो ये अच्छा खासा बाई एंड सेल कर रहा है। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, कभी भी पैसे को आप रिडीम कर सकते हो, बट इसमें क्या रहेगा, एग्जिट लोड 1% का अप्लीकेबल रहेगा। मिनिमम एसआईपी आपको 1000 रुपीज़ की करना पड़ेगा। लमसम अगर करना चाहते हैं, एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 5000 मिनिमम करना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। और अगर आप 1 साल से पहले आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें 15% का फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा। वही अगर आप 1 साल के बाद पैसे को रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 10% का टैक्स आपको अप्लीकेबल होगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना, और बाय इन्वेस्टिंग इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड कंपनीज में जो भी स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज में है। बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर दिया है, ये सारे म्यूचुअल फंड अगेन मेंशन करते हैं इसमें कि देयर कैन बी नो एश्योरेंस, कोई भी गारंटी आपको नहीं दी जाएगी कि आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट इनका जो मोटिव है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आपकी जो वेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना लॉन्ग टर्म में। इक्विटी रिलेटेड स्ट्रेटेजी रहेगी कंपनी को सिलेक्शन करने पे कि आपको वो जो 65% आपके पैसे को ये इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें फंड मैनेजर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इसकी मेन स्ट्रेटेजी रहेगी ग्रोथ को रनवे देखने के, कि जो कंपनी को वो सिलेक्ट कर रहा है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है, बिजनेस क्वालिटीदार है कि नहीं है, कि कैसा नहीं है कि वो 1-2 साल चलेगा उसके बाद ये बिजनेस बंद हो जाएगा। और कंपनी के मैनेजमेंट पे भी अच्छा खासा ये नज़र बना के रखेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के मैनेजमेंट के पास ग्रोथ के लिए हंगर है कि नहीं है, कि ये कंपनी को और आगे ग्रो करना चाहता है, या आपके पास एक ही प्लांट लग गया तो उसी प्लांट से अपना सारा प्रोडक्शन कर रहा है, आगे के लिए ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। तो इन सारी कंपनियों के ट्रैक को ये देखेगा। बात करते हैं एसेट एलोकेशन को, तो अगर ओवरऑल बात करते हैं तो इसने 97% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और सिर्फ 3% को कैश में होल्ड कर रखा है। और कैटेगरी एलोकेशन में करते हैं तो जो लार्ज कैप कंपनीज में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सिर्फ 3% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मिड कैप की कंपनीज में 14% का रिटर्न इन्वेस्ट कर रखा है, और स्मॉल कैप फंड में ये लगभग 83% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जबकि 65% मिनिमम करना जरूरी है, लेकिन इसने 83% तक कर रखा है। तो मिनिमम से ये मैक्सिमम कितना भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम इसको 65% स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डेप्ट में भी बहुत थोड़ा सा अमाउंट इन्होंने रखा है, वही कैश के फॉर्म में। बात करते हैं इसकी टॉप होल्डिंग, तो जो इसने स्टॉक्स ले रखे हैं टोटल 64 कंपनियों पे इसने आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें से जो टॉप 10 स्टॉक हैं उसमें 27 मतलब वही लगभग 28% पूरा फंड का एलोकेट कर रखा है। मतलब 64 स्टॉक्स ले रखे हैं, उसमें से 10 स्टॉक में 27% पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें से BSE लिमिटेड पे 3% का इसका एलोकेशन है, रेडिको खातान पे अगेन 3.04% का है, लेमन ट्री होटल पे 3.02% का है,
रेड गान ट्रेवल में 2.94 का है, केएसबी पंप में 2.77% का है, ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज पे 2.64% का एलोकेशन है। इस टाइप से आप देख सकते हो टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन आप देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज होगी उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब जो बैंक हो गया, जो इंश्योरेंस कंपनियां जो हो गए, उसमें 21% का लगभग एलोकेशन कर रखा है। कैपिटल गुड्स की जो कंपनीज हैं उसमें 15.5% का लगभग इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसमें 12% के राउंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हेल्थ केयर सेक्टर में 10% के राउंड एलोकेशन कर रखा है। ऑटोमोबाइल में 9.5% के राउंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लमसम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, एक वीक पहले इन्वेस्टमेंट किए होते, चूंकि एक वीक में मार्केट गिरी थी, अभी बीच में गिरावट आई थी, तो उसकी वैल्यू 9,772 रुपये होती। तो इसका जो रिटर्न बन रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न माइनस का 2.28% बन रहा है, वही कैटेगरी का 2.09% बन रहा है। अगर हम एक साल की बात करते हैं कि अगर आपने एक साल पहले पैसों को इन्वेस्टमेंट किया होगा, मतलब 23 जनवरी 2023 को इसमें 10,000 रुपये लगाए होते, तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 14,279 रुपये होती है, जो एब्सोल्यूट में 42% बन रहा है और CAGR भी आपको 42% के अराउंड में बन रहा है, जबकि उसी टाइम में बाकी एवरेज कैटेगरी का जो रिटर्न था वो 43% था। तो ये अपने कैटेगरी से थोड़ा सा कम रिटर्न इसने जनरेट किया है। वही 2 साल पे देखते हैं तो 2 साल में इसकी वैल्यू 13,703 रुपये होती, क्योंकि एक साल पूरा मार्केट डाउन रहा है और इसका जो CAGR रिटर्न है वो 17% का बन रहा है और जो एवरेज कैटेगरी है वो 18.5% का रिटर्न बन रहा है। तो ये 17% का CAGR रिटर्न दे रखा है, जबकि इसकी एवरेज कैटेगरी में 18% का रिटर्न उसी टाइम में जनरेट किया है। लेकिन अब बात करते हैं 5 साल के, तो 5 साल में ये 10,000 के रुपए को 37,777 रुपये बना चुका होता है, जो कि इसने 5 साल में CAGR रिटर्न 30% का दिया है और एवरेज कैटेगरी ने 24 या 25% का ही रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है। तो लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड जितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है वही म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट होता है। तो अगर 5 साल के टाइम होराइजन को देखते हो तो इसने 30% का रिटर्न दिया और कैटेगरी में इसकी रैंक देखते हो तो 19 म्यूचुअल फंड पे दूसरी रैंक आती है। तो आप ये देख सकते हो कितना अच्छा म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से। वही सिंस इंसेप्शन से, मतलब जब इसका इन्फो आया था तब से आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 19 दिसंबर 2018 से, तो आपकी वैल्यू होती 37,740 रुपये और जो रिटर्न बन रहा है वो 29.5% के राउंड बन रहा है और जो एवरेज कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है वो 20% के राउंड उन्होंने रिटर्न दिया है और कैटेगरी में इसकी रैंक आती है 4th रैंक आती है 28 म्यूचुअल फंड में। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो इसने कितना अच्छा म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है कि 5 साल पे इसने 30% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया। तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड प्रूफ होता है इस पर्सपेक्टिव में। वैसे भी म्यूचुअल फंड कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया जाता, ना शॉर्ट टर्म में इसका रिटर्न कंसिडर किया जाता है। SIP परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि अगर 1,000 रुपीज़ के आप SIP एक साल पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते तो आपका एक साल पहले से इन्वेस्टमेंट होता 12,000 रुपये और उसकी वैल्यू होती 15,125, जो कि CAGR रिटर्न बन रहा है 51% का। 2 साल पहले अगर आपने SIP किया तो जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती वो 24,000 और 32,000 रुपये का आपको पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती जो कि CAGR रिटर्न बन रहा है 33% का। वही 5 साल पहले आपने 1,000 रुपये के SIP किया होता तो ये 60,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होता, 1,37,000 रुपये इसकी वैल्यू होती। तो जस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है। तो इसका जो CAGR रिटर्न बन रहा है 34%। तो आप देख सकते हो लमसम से ज़्यादा इन्होंने SIP में रिटर्न दिया। तो SIP एक अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसका फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इस म्यूचुअल फंड को। बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर की। बिना रिस्क फैक्टर के म्यूचुअल फंड का डिस्कस करना ही बेकार है। तो बात करते हैं, सबसे पहला रिस्क रेशियो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 14.89। तो 14.89 का ये मतलब होता है कि अगर आपका जो एवरेज कैटेगरी किसी म्यूचुअल फंड का सपोज 20% का रिटर्न बन रहा है तो ये 20% से प्लस माइनस 14.89 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होने की वजह से क्या होगा कि आप इसमें 15 कम कर दो तो ये 5% से लेके और 15 ऐड कर दो तो 35% के बीच में रिटर्न देगा। तो इसका ये मतलब है रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है। अल्फा की बात करते हैं 4.14, तो इसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो इसका ये मतलब है कि अगर इंडेक्स ने 1 रुपये का रिटर्न दिया है तो जो अल्फा 4.14 का मतलब हो गया कि उसी वक्त इस फंड ने 4.14 रुपीज़ जनरेट करके दिए है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये फंड है कि अगर इंडेक्स जो निफ्टी 250 स्मॉल TRI जो इंडेक्स है उसने अगर 1 रुपये आपको प्रॉफिट जनरेट करके दिया है तो उसी टाइम में इस म्यूचुअल फंड ने 4.14 रुपीज़ का
रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। बीटा है 0.8%। तो 0.8 होने का मतलब क्या होता है कि लेस वोलाटाइल है, मतलब मार्केट में अगर इंडेक्स 1% गिरता है तो ये सिर्फ 0.8% आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी। तो बीटा जितना कम होगा उतना ही आपके लिए और अच्छा है। तो इसका बीटा 1 से कम है, तो 1 से कम वाले बीटा वाले म्यूचुअल फंड सारे अच्छे होते हैं। शार्प रेशियो की बात करते हैं 1.54 है। तो शार्प रेशियो में ये होता है कि अगर 1 रुपए का फंड मैनेजर ने रिस्क लिया है, आपका 1 रुपए के फंड मैनेजर ने रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस 1 रुपए के बदले में इसने कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो इसने 1 रुपए 54 पैसे मतलब लगभग 50% का आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है हर 1 रुपए के रिस्क पे। तो आप इन सारे रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर कर सकते हो। बाकी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये टर्म इंश्योरेंस आपको चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच।